1800 में लोगों में भारतीय होने का कोई फीलिंग नहीं था या नेशनलिटी नहीं थी। लोग बहुत सीधे साधे थे, भोले थे और बाहर से आए ब्रिटिश को सुनते थे, उनकी गुलामी सहते थे। पर धीरे धीरे ये चेंज होने वाला था और ब्रिटिशर्स को भगाने का काम चालू हो रहा था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और इंग्लैंड इस वॉर में लड़ रहा था और उनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए था। इस रीजन से उन्होंने इंडिया में कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स को बढ़ाया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश लोग इंडिया के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में ज्वाइन करवाते थे। जब वॉर खत्म हुआ अराउंड 1918 में, तब इंडिया में क्रॉप फेलियर हुआ और लोगों को फूड की कमी होने लगी। इसी वक्त इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हुआ था। एपिडेमिक मतलब जैसे कोरोना का एपिडेमिक हुआ है ना, वैसा। इस एपिडेमिक में करीब 12 से 13 मिलियन लोग एक्सपायर्ड हुए थे। ये एपिडेमिक खत्म होने के बाद लोगों को लगा कि अब तो उनकी लाइफ अच्छी होगी, पर नहीं, अंग्रेजों की गुलामी अभी भी चालू थी। इसी वक्त इंडिया में एक नया लीडर आया, मोहनदास करमचंद गांधी। लोग उनको प्यार से बापू बुलाते थे। बापू ने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया। सत्याग्रह का मतलब होता है नॉन वायलेंट तरीके से अपने हक के लिए लड़ना। गांधी जी ने बिहार के चंपारण गांव में अपना पहला सत्याग्रह भारत में किया। चंपारण में लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स को फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करवाने को कहते थे। दूसरा सत्याग्रह गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया। क्रॉप फेलियर की वजह से यहाँ के पेजेंट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को लैंड टैक्स पे करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा था और वो लोग चाहते थे कि कुछ रिलैक्सेशंस हो, पर ब्रिटिश लोग उनकी सुन नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। इसके बाद गांधी जी ने अपना तीसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में किया। यहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स मिल ओनर्स से अपने वेजेस इंक्रीज कराने की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने मिल वर्कर्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। इन तीनों जगह पर गांधी जी को सत्याग्रह से कामयाबी मिली। पर अभी वक्त था इस सत्याग्रह मूवमेंट को ब्रिटिश के अगेंस्ट पूरे इंडिया में लॉन्च करना। 1919 में ब्रिटिश ने रोलाट एक्ट पास किया। इस एक्ट से ब्रिटिश को पावर रहता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बिना ट्रायल के जेल में डाल सकते, और वो भी 2 साल के लिए। गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट पूरे नेशन में सत्याग्रह स्टार्ट किया। बहुत सारे सिटीज में रैलीज किए गए। रेलवे वर्कशॉप के वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। लोगों ने अपने शॉप्स बंद किए। ब्रिटिश थोड़ा सा डर गए। उनको लगा कि इससे उनके रेलवे नेटवर्क्स, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस डर से उन्होंने बहुत सारे लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया। उसी साल 10 अप्रैल को तो पुलिस ने हद ही कर दी। एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर उन्होंने फायरिंग किया। अब तो लोग और भी भड़क गए। बहुत सारे लोगों ने बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशंस में अटैक किए, उनके प्रॉपर्टी खराब किए। ये सब देखते हुए लोगों को दबाने के लिए ब्रिटिश ने मार्शल लॉ इम्पोज किया। मार्शल लॉ मतलब उस रीजन में मिलिट्री आर्मी का कंट्रोल हो जाता है। पूरा मिलिट्री कंट्रोल करते हैं उस रीजन को। इसी वक्त एक भयानक इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट जलियांवाला बाग में हुआ था और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको इस इंसिडेंट के बारे में मालूम नहीं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में कुछ लोग जमा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और कुछ लोग तो बैसाखी मेला अटेंड करने के लिए आए थे। इनमें से बहुत लोग गांव में रुकते थे। उनको मालूम नहीं था कि कोई मार्शल लॉ करके कोई भी चीज है या लॉ है। आर्मी के हेड जनरल डायर ने उस ग्राउंड के सभी एग्जिट के दरवाजे बंद किए और उन सभी लोगों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट किया। इस घटना से इंडिया के लोग और भी ज्यादा भड़क गए। लोग रास्तों पर निकल आए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया, उनके प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय किए। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बुरी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। सत्याग्रह करने वाले लोगों को जबरदस्ती अपने नाक ग्राउंड पर रब करने को बोलते थे। उनको जमीन पर क्रॉल करने को बोलते थे। कुछ विलेजेस में तो ब्रिटिश ने बॉम्ब तक फेंके थे। गांधी जी को अब लगने लगा कि ये मूवमेंट थोड़ा वायलेंट हो रहा है, जो उनके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को लोगों को स्टॉप करने को बोला। ये रोलाट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट सिर्फ टाउन और सिटीज में ही हो रहा था। गांधी जी ने सोचा इंडिया इससे भी बड़ा मूवमेंट कर सकता है और ब्रिटिश को यहाँ से भगा सकता है। उनको लगा कि ये तभी पॉसिबल होगा जब हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट झगड़ेंगे। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत इश्यू को कंसिडर किया था।
अभी क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्की हार गया था और इससे क्या हुआ था कि एक हार्श पीस ट्रीटी साइन होने वाली थी उस टर्की के खलीफा के अगेंस्ट। अभी ये जो खलीफा था ये इस्लामिक वर्ल्ड का हेड था और जितने भी मुस्लिम्स पूरे वर्ल्ड में थे उनका हेड था। और इंडिया में खलीफा के पावर्स बरकरार रखने के लिए कुछ मुस्लिम लीडर जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली गांधी जी के साथ मिलकर एक प्लान बना रहे थे। इन्हीं दो मुस्लिम लीडर्स ने खिलाफत कमेटी बनाई। गांधी जी ने सोचा कि इससे हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट झगड़ सकते हैं। कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस में उन्होंने कन्विंस किया लीडर्स को कि वो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे खिलाफत को सपोर्ट करके और स्वराज के लिए भी। अभी नॉन कोऑपरेशन क्यों? गांधी जी ने अपने बुक हिंद स्वराज में लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब तक इंडिया में इसलिए रह पाया क्योंकि हम लोग उसे कोऑपरेट कर रहे। अगर इंडियंस उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश रूल 1 बरस के अंदर खत्म हो जाएगा और सबको स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस मिलेगा।